Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter that is Federalism. So friends, earlier हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में. क्या पढ़ा हमने? पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है, लाइक लेजिस्लेटिव, लाइक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जब इन ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. और दोस्तों, वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में हमने जाना था किस तरीके से पावर को डिफरेंट लेवल्स पे शेयर किया जाता है, लाइक सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर पावर को शेयर किया जाता है. दोस्तों, इसके बारे में हमने अर्लियर पढ़ा और जाना. तो दोस्तों, अब बात हम करते हैं फेडरलिज्म की. जो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. तो फेडरलिज्म की बात करें दोस्तों, तो अर्लियर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा. उनके बारे में डिफरेंस क्या था, बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और श्रीलंका में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया, इसको हमने देखा, इसको पढ़ा और जाना. सो फ्रेंड्स, आपको याद आया होगा that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to regional governments. तो क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लिया गया, कम किया गया और उन पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट्स को शेयर किया गया. एंड फ्रेंड्स, रीजनल गवर्नमेंट्स existed in Belgium even earlier. इससे पहले भी रीजनल गवर्नमेंट्स बेल्जियम में थी. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. इससे पहले क्या था? इन पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विथड्रॉ किया जा सकता था, वापस लिया जा सकता था. तो ये बेल्जियम के अंदर था पहले. सो फ्रेंड्स, बेल्जियम में क्या किया गया? बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. क्या हुआ? रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. और दोस्तों, बेल्जियम के अंदर जो पावर थी दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं. लेकिन फेडरल में पावर्स को सेंट्रल से लेकर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाता है. और दोस्तों, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स. तो श्रीलंका के अंदर यह बात नहीं कही गई, श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया. श्रीलंका में पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रही. किसके पास रही? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और दोस्तों, तमिल लीडर जो थे श्रीलंका के, वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने, श्रीलंका एक फेडरल कंट्री बने. और इस कारण से श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया गया. सो फ्रेंड्स, जो बेल्जियम का एग्जांपल है वो फेडरलिज्म को दर्शाता है. वो शो करता है कि किस तरीके से फेडरलिज्म पावर को प्रॉपर्ली शेयर करता है. तो फेडरलिज्म है क्या दोस्तों? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर शेयर किया जाता है. और दोस्तों, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म. And friends, usually a federalism has two levels of government, center and state. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest, जो कि central government देखती है. And friends, the other are governments at the levels of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their states. तो दूसरी तरफ states अपने जो अंडर पावर्स हैं उनको देखते हैं, अपने अंडर जो काम है, अपने अंडर जो वर्क है, जो पावर्स उनको उसके रिगार्डिंग दी गई है उसको देखते हैं. तो यहाँ पे पावर को मेनली सेंटर और स्टेट के अंदर शेयर किया गया है. एंड फ्रेंड्स, बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने अपने काम को एंजॉय करते हैं, अपनी अपनी पावर को एंजॉय करते हैं.
एंड फ्रेंड्स, इन दिस सेंस जो फेडरेशंस हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट्स के एकदम से अपोजिट होती हैं। क्यों? बिकॉज अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government। तो यहाँ पे कौन पावरफुल है ज्यादा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सब यूनिट्स जो हैं वो उसके अंडर होती हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है, उनको अपना आदेश जबरदस्ती मनवा सकती है, क्योंकि वो उसके अंडर हैं, वो उसके सबॉर्डिनेट हैं। किसके सबॉर्डिनेट हैं? वो सबॉर्डिनेट हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड फ्रेंड्स, फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति आंसरेबल नहीं है। वो किसके प्रति आंसरेबल है? दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ दैट country। तो इन अ फेडरेशन, इन फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पीपल के प्रति। और दोनों को ही अपनी अपनी पावर शेयर की गई है, अपनी अपनी पावर इंडिपेंडेंटली इंजॉय करने का अधिकार है। तो ये हमने बात की फेडरल गवर्नमेंट की। सो फ्रेंड्स, फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन सी है यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के अंदर। जो डार्क एरिया है ये सारी की सारी जो है फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को शो कर रही हैं, लाइक कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये सारे कंट्रीज, इनके साथ कुछ और कंट्रीज शो किए गए हैं, लाइक जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन। यहाँ पे आप फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हो। तो friends, though only 25 of the world's 192 countries have federal political systems, their citizens make up 40% of the world population. And friends, most of the large countries of the world are federations. Can you notice an exception to these rule in this map? इस मैप के अंदर आप एक ऐसा लार्ज कंट्री बताएं दोस्तों जहां पे फेडरलिज्म नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि इस मैप के अंदर कौन सा कंट्री ऐसा है जो बहुत बड़ा है, वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट कंट्री में आता है, लेकिन वो फेडरेशन नहीं है। एंड फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पता चलता है कि फेडरलिज्म के की फीचर्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं फेडरलिज्म के फीचर्स? लाइक देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के, जिसको हम बोल सकते हैं टायर्स। And different tiers of the government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। तो यहाँ पे different जो है लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, different टायर्स हैं और सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सबकी अपनी अपनी jurisdiction है। And friends, the jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution। तो किसके कौन से अधिकार होंगे, किसकी कौन सी पावर्स होंगी, ये कहाँ लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड होते हैं ये राइट्स। अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। एंड फ्रेंड्स, फंडामेंटल प्रोविजंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं इस बारे में, they cannot be unilaterally changed by one level of the government। तो अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को तो उसके लिए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस में चेंजेस अगर करने हो तो उसके लिए दोनों ही लेवल्स की सहमति जो है वो अनिवार्य है। एंड फ्रेंड्स, जो इनके राइट्स हैं, कोर्ट्स उन राइट्स को इंटरप्रेट करती है, कोर्ट्स उन राइट को एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो क्या बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर झगड़ा हो जाए अपने अपने राइट्स को लेकर,
तो एम्पायर की भूमिका कौन अदा करता है? सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करता है कि इस झगड़े का निपटारा कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। एंड फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए, यहाँ पर पैसा भी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज फिक्स की गई है, पहले से ही लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन से रेवेन्यूज होंगे, यानी कि कहाँ कहाँ टैक्स ले सकती है, ताकि दोनों को ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डिफरेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, फॉर द कलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। एंड फ्रेंड्स, इस तरीके से फेडरलिज्म सिस्टम जो है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दोहरे मापदंड, दोहरे जो है उसके उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा है टू एडजस्ट रीजनल डाइवर्सिटी, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एकोमोडेट मीन्स एडजस्ट करना रीजनल डाइवर्सिटी को। यहाँ पे एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी का मीनिंग है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना। और फ्रेंड्स, इस कारण से टू एस्पेक्ट्स बहुत क्रूशियल हो जाते हैं फेडरलिज्म को इंस्टीट्यूट करने के लिए और फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करने के लिए। कौन कौन से टू एस्पेक्ट्स क्रूशियल हैं? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोनों ही लेवल्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो इस बात के लिए सहमत होने चाहिए कि कौन कौन सी पावर को कौन कौन प्रॉपरली शेयर करेगा। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही उनका आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। They should also trust that each would abide by its part of the agreement। दोनों इस बात के लिए सहमत हों कि हाँ, हम अपने अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम अपने अपने अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जिसको जो ज्यूरिसडिक्शन दी गई है वो उस ज्यूरिसडिक्शन का पालन करेगा, ऐसा वो ट्रस्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, एन आइडियल फेडरल सिस्टम जो है उसके ये दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो ये दो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आइडियल यानी आदर्श फेडरल सिस्टम के। कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डैश ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये भरना है। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ डैश सिस्टम where the national government has all the powers. And the third is Belgium shifted from a unitary to a which form of government you have to write. And the fourth is in federalism each tier has its own। आपको याद आ रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्योंकि आपने मॉड्यूल अच्छे ढंग से देखा है दोस्तों। एंड द फिफ्थ इज which type of government has two or more levels of the government। इसका आपने आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं सेकंड मॉड्यूल में जल्दी ही दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।